तो स्टेशनरी वेव में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन अ stretched string. Different modes of vibration in a stretched string. Just a moment. Just a moment. Let's continue. तो हमने ये देखा था different modes of vibration in a stretched string. तो हम क्या देखेंगे कि एक string रहेगा और attached to some rigid supports और इसको हम प्लग करेंगे तो इसमें वाइब्रेशन जनरेट होगा। कभी एक लूप बनता हुआ नजर आएगा, कभी दो लूप बनते हुए नजर आएंगे, कभी तीन, कभी चार, ऐसा मल्टीपल टाइम्स ऑफ लूप्स नजर आते जाएंगे आपको। तो उस वक्त इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी क्या होगी, ये हमको सब चीजों को कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपसे कहा था है ना कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है, तो इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है, बड़े फोकस होकर गौर से इसको देखने का है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि मैं एक बात जानता हूं कि जब स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होता है किसी भी वेव में, दिस इज ड्यू टू टू प्रोग्रेसिव वेव्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, है ना। अगर मैं एक रस्सी लेता हूं, दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में अटैच करके बीच में से प्लग करता हूं, तो यहां से दो प्रोग्रेसिव वेव जनरेट होते हैं, फिर टकरा के वापस आते हैं रिजिड सपोर्ट से, और फिर उसके बाद वापस जब सुपर इम्पोज होते हैं, ओवरलैप होते हैं, तो यहां स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होता है। वो प्रोग्रेसिव वेव का अगर मैं वेलोसिटी आपसे पूछूंगा क्या होगा, तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, ठीक है। चलिए अब मैं यहां पर सबसे पहला फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन देखने जा रहा हूं, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। तो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में हम लोग क्या देखते हैं बेटा, कि फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में मैंने क्या किया कि यहां से इस तरह से एक इमेजिन किया कि मेरे पास एक रस्सी है जिसकी लंबाई L है, रस्सी बोलो, धागा बोलो, स्ट्रिंग बोल सकते, ज्यादा बेटर रहेगा, तार ज्यादा अच्छा रहेगा। एक तार है जिसकी लंबाई कितनी बेटा L है, तो मैं यहां से एक मार्क कर लेता हूं कि द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज कैपिटल L। मैंने सेंटर से उसको पीछ खींचा और छोड़ दिया। जहां से आप खींच के छोड़ते हैं, जहां से आप खींच के छोड़ते हैं वो सबसे ज्यादा वाइब्रेट करता है और वहां पर फॉर्मेशन होता है एंटी नोड का। तो मैं जब बीच में से खींच के छोड़ रहा हूं तो बीच में किस चीज का फॉर्मेशन होगा, एंटी नोड का। और मैं ये देखता हूं कि ये तार कुछ इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है ना, ऊपर के नीचे जब 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 इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। अब देखो ये रहा एंटी नोड, ये हिस्सा वाइब्रेट कर रहा है कि तार का, बिल्कुल भी नहीं। तो यहां किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, नोड का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। ओके चलो ठीक है, मान लिया। तो अब मैं कहूंगा इसी रस्सी को जब मैंने यहां से खींच के इसको छोड़ा और जब ये वाइब्रेट कर रहा था, तो यहां एंटी नोड का फॉर्मेशन हुआ और यहां दो जगह नोड का फॉर्मेशन हुआ। और मैं ये जानता हूं द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज हाउ मच, लैम्बडा बाय 2। तो मैं यहां कह सकता हूं कि कैपिटल L इज हाउ मच, लैम्बडा बाय 2, और वी कैन से दैट लैम्बडा इक्वल्स टू ट्वाइस L। ओके चलो ठीक है, माना। ऐसा है सिंस मेरे पास एक फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू n लैम्बडा, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का रिलेशन है। Therefore, I can write frequency as n equals to v by lambda, where v stands for speed of progressive waves, है ना, वो वेव जिन्होंने स्टेशनरी वेव को बनाया है, तो ये उनकी वेलोसिटी है, लैम्बडा ये वेवलेंथ। अच्छा ठीक है, v कितना है, तो बोले अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, और लैम्बडा कितना है, ट्वाइस एल। तो 1 अपॉन लैम्बडा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन ट्वाइस एल, और v को क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू। ये मेरे पास पहला फ्रीक्वेंसी आया, ये लीस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो पॉसिबल हो सकता है किसी वाइब्रेटिंग वायर में, है ना। सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो किसी वायर में जनरेट हो सकती है जब वो ऑसिलेट करती है, जब उसमें स्टेशनरी वेव पैदा होती है, ये तब का है। इसको नाम दिया गया फर्स्ट हार्मोनिक। क्या नाम दिया गया बेटा, फर्स्ट हार्मोनिक। बात समझ में आई क्या, कि कम से कम सबसे कम क्या वाइब्रेशन हो सकता है वायर में, सबसे हल्का वाइब्रेशन क्या हो सकता है वायर में, कि एक ही लूप जनरेट हो रहा है ना। फिर जैसे 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 आप उसके अंदर वाइब्रेट करेंगे बढ़ते जा सकता है उसके अंदर। जैसे देखो ये फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन था। अब सेकंड देखो, सेकंड मोड
ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, जब तक ये वाइब्रेशन चलता रहा चलता रहा चलता रहा, बाद में ये वाइब्रेशन शांत हो गया। अब मैंने क्या किया देखिए आप यहाँ पे, कि फिर से वही धागा है, वही तार है, कुछ भी बदला नहीं उसके अंदर, कोई मटेरियल ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ। मैं यहां से जब बीच में से ऐसे दो जगह से पकड़ के खींचूंगा इसको, तो यहां दो जगह एंटीनोड फॉर्म होगा। अगर दो जगह एंटीनोड फॉर्म होगा तो जाहिर बात है बीच में क्या फॉर्मेशन होगा, नोड का। तो मैं देखता हूं कि अब इस तरह से यहां पर ये तार वाइब्रेट करता है। मोमेंट, हाँ, यहां फॉर्मेशन हुआ है नोड का, यहां फॉर्मेशन हुआ है एंटी नोड का, यहां नोड का वंस अगेन फॉर्मेशन हुआ है ना। तो इस तरह से ये वाइब्रेट कर सकता है। तो मैं बोलूंगा सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, तार के वाइब्रेट होने की, ज्यादा फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होने की सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है। तो बोले कम से कम पॉसिबिलिटी क्या थी, मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या थी, कि एक ही लूप बनेगा, है ना, ये इतनी मतलब एक ही लूप के साथ सिर्फ एक एंटीनोड के साथ वाइब्रेट होगा। अच्छा, उसके ऊपर आके थोड़ा और ज्यादा बताओ, मुझे थोड़ा और ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए तार की, और उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है। तो बोले फिर ये है, बोले फिर ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें दो लूप बनेंगे, यानी कि दो एंटीनोड्स बनेंगे यहाँ पर। आई बात समझ में आपको? अच्छा ठीक है, रस्सी की लंबाई में कोई चेंज आया था क्या? नहीं, रस्सी की लंबाई अभी भी एल ही थी। अच्छा, मगर उसी रस्सी की लंबाई में एक पूरी वेव आ गई है ना। अब देखो ना, ये पूरी एक वेव हो चुकी है ना ये, या फिर देखो दो नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाय टू, लैम्बडा बाय टू, लैम्बडा बाय टू प्लस लैम्बडा बाय टू कितना होगा बेटा, लैम्बडा। तो दैट्स व्हाई आई विल राइट इट एज लैम्बडा वन। अरे सर, ये लैम्बडा वन क्यों लिख रहे हैं आप, लैम्बडा क्यों नहीं लिख रहे हैं? कोई बता सकता है मैंने यहाँ लैम्बडा वन क्यों लिखा, लैम्बडा क्यों नहीं? पूरा बदल देता हूँ, टू लूप्स नहीं। अच्छा एक काम करो, इमेजिन करो वो जो रस्सी है उसकी लंबाई जो है 10 मीटर है, ऐसा इमेजिन करके चलो, 10 मीटर ज्यादा हो जाएगा, 2 मीटर, 2 मीटर इस रस्सी की लंबाई है, इमेजिन करो। तो जब मैंने पहले प्लग किया था तो जो उसमें वेव पैदा हुई थी, इस रस्सी में जो वेव पैदा हुई थी उसकी वेव लेंथ कितनी थी, 20 मीटर्स, है ना। बोले क्यों, ऐसा क्यों? अरे ये आधी वेव हुई ना पैदा, अभी पूरी वेव हो गई थी क्या? नहीं। तो 20 मीटर्स 20 मीटर, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अब यहां पर जब आपने प्लग किए तो ये पूरी वेवलेंथ इसी में आ गई, तो अब वेवलेंथ क्या हुई, 10 मीटर। नहीं समझे? फिर से देखो, वेव, ये पूरी वेव बन गई क्या? नहीं। पूरी वेव कैसी बनती, कैसी दिखती है पूरी वेव? पूरी वेव ऐसी दिखती है, एक तो ऐसा, है ना, या फिर ऐसा, दोनों में से कोई एक सिचुएशन हुई, या फिर एक और पॉसिबिलिटी है, तीन, दो और पॉसिबिलिटीज है, ऐसा, ये ऐसा। अगर ऐसा सिचुएशन, चारों में से कोई एक सिचुएशन आ रही है तो हम कहते हैं हाँ ये पूरी मुकम्मल वेव है एक। तो क्या लगता है आपको, ये पूरी एक मुकम्मल वेव है क्या? एक कंप्लीट वेव आ गई है क्या यहाँ पे? नहीं, ये पूरी वेव का आधा हिस्सा है। तो मैंने कहा रस्सी की लंबाई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, रस्सी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो वेव की लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर, यानी वेवलेंथ कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर, है ना, 20 सेंटीमीटर। अच्छा, वहां पर रस्सी की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, मगर उसमें पूरी एक वेव आ गई, तो अब वेवलेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तुमको नहीं लगता ये वेवलेंथ और वो वेवलेंथ अलग अलग है? यहां जो वेव जनरेट हुई थी उसकी वेवलेंथ, और वहां जो वेव जनरेट हुई उसकी वेवलेंथ अलग अलग है। तो जाहिर बात है कि अगर वेवलेंथ अलग अलग है तो तुमको क्या बोलना पड़ेगा उसको, है ना, लैम, सॉरी आई एम नॉट गेटिंग, हाँ हाँ, इसको आपको ये बोलना पड़ेगा कि ये अलग वैल्यू असाइन करना पड़ेगा, दैट्स लैम्डा वन से आपको देना पड़ेगा। आई बात समझ? ठीक है। तो अच्छा ठीक है, चलो, दैट्स वाई मैंने लैम्डा वन लिखा, ना कि लैम्डा लिखा। अब आगे देखते हैं, आगे फर्दर मैं कहूंगा ओके देखो फिर से वही फॉर्मूला, एन वन इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा वन लिखूंगा। अगर एन वन क्यों लिखे, क्योंकि जो भी फ्रीक्वेंसी आने वाली है पिछली फ्रीक्वेंसी से हट कर आएगी, तो इसीलिए एन वन वी बाय लैम्डा वन, एन वन इज इक्वल टू लैम्डा वन क्या हो जाएगा, 1/L, एंड अंडर रूट ऑफ वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू हो जाएगी। ओके चलो, माना मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर डाला, 2/2L अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, है ना। अच्छा ठीक है, 2/2L अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू,
या फिर जिसको मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2l अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू। 1/2l अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू। 1/2l अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू क्या है बेटा? ये तो पुरानी वाली फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट हार्मोनिक वाली, जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको क्या कहा जाता है एक और? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अरे ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मैं सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकता हूं? ट्वाइस एन। ये ऐसा लिख सकता हूं, है ना? तो ये है आपका ट्वाइस एन। अच्छा, 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मैं कहूंगा कि अच्छा, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में जब तार वाइब्रेट करता है, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में जब तार वाइब्रेट करता है, फिर से बोलता हूं, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में जब तार वाइब्रेट करता है तो जो फ्रीक्वेंसी आती है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कितना मल्टीपल होती है? सेकंड मल्टीपल, है ना? तो इसी कारण से इसका नाम दिया गया सेकंड हार्मोनिक। इसी कारण से इसका क्या नाम दिया गया बेटा? सेकंड हार्मोनिक। अगर ये 3 मल्टीपल होती फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का तो मैं उसका नाम क्या देता? थर्ड हार्मोनिक। आई बात समझ में आपको? अच्छा ठीक है, चलो फिर उसके बाद इसके अलावा इसको हम एक और नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं फर्स्ट ओवरटोन, है ना? फर्स्ट ओवरटोन क्या है बेटा? द काउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी आफ्टर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जैसे आप बिल्डिंग की काउंटिंग करते हैं, है ना? इंडिया में बड़ा कंफ्यूजन होता है, फर्स्ट फ्लोर किसको बोला जाता है ना? वो जमीन वाले को या ऊपर के ग्राउंड के ऊपर वाले को, है ना? जब बिल्डिंग में आप फ्लोर असाइन करते क्या बोलते हैं? नीचे क्या है? ग्राउंड फ्लोर। फिर उसके ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? फर्स्ट फ्लोर। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना? ऐसा आता है ना? हालांकि यूएस में नहीं होता, यूएस में सीधा फर्स्ट फ्लोर नीचे वाले को बोला जाता है। यूएस कैसे है कि फालतू का तुम क्या लगा के रखे रे। हालांकि इंग्लिश से, ब्रिटेन से ही उन्होंने इंग्लिश अडॉप्ट किया है, मगर उनकी इंग्लिश आसान है ना? आसान बोले तो वो लोग स्पेलिंग्स पे इतना ध्यान नहीं देते, रूल्स पे इतना ध्यान नहीं देते। जैसे कि आप ब्रिटिश इंग्लिश में क्या हैव और हैज देख दिखा के ना, ही शी इट हैज, आई यू वी दे हैव, है ना? वो लोग हैव हर जगह इस्तेमाल करते हैं, हैज भी कहीं भी इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में कोई मसला नहीं, ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, स्पेसिफिकली जहां हैज होना हैज वहीं, जहां हैव होना वहीं हैव। तो वहां अमेरिका में क्या करते? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हाँ, ब्रिटिश में क्या है, और हम लोग तो सारा अंग्रेजों से अडॉप्ट हुए यहाँ पर सारी चीजें। तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, फिर आएगा सेकंड फ्लोर, तो फर्स्ट ओवरटोन, फिर उसके बाद जो आने वाला है वो सेकंड ओवरटोन, है ना? हालांकि ये म्यूजिक से रिलेटेड है ना? जो टोन जनरेट होती है ना, जैसा कि म्यूजिक के अंदर आपने देखा होगा, है ना? ये जो आपने कभी देखे होगा, क्या क्या नाम है, डांस इंडिया डांस, तो डांस वाला है, कौन सा होता है गाने वाले, क्या होता है उसका? इंडियन आइडल। इंडियन आइडल, है ना? वो सारे गामा पा क्या क्या करते रहते हैं। तो देखो तुम अगर देखेंगे, वो जो साउंड होते हैं ना, साउंड के नोटेशंस होते हैं, है कि नहीं? तुमने अगर देखे होंगे, पियानो बजाए होंगे, तो पहले क्या है? टोंग, है ना? जैसे टोंग, उसके जैसे जैसा टिंग टिंग, और फिर आखिर टिंग, है ना? तो वही आप जब देखते हैं कि उसमें जो साउंड बारीक 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 होते जा रहा है। बारीक क्यों होता है? बारीक आवाज मतलब, ओ भाई सीधा बैठना, बारीक आवाज मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, और मोटी आवाज मतलब लो फ्रीक्वेंसी। तो किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में ऐसा कहा जाता है कि जो सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी जनरेट हो सकती है ना? तो फर्स्ट ओवर टो आवाज फ्रीक्वेंसी, तो ये कहा जाएगा फर्स्ट ओवर, ऐसा कहा जाता है, कहा जाएगा। तो उसकी एक्चुअली म्यूजिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना? ये अगर सा है तो ये आने वाला रे है, उसकी ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा जैसा, है ना? वो क्या है, मुझे म्यूजिक की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो शायद ये सा होगा तो आने वाला रे होगा, तो फिर उसके आगे वाला ग होगा, है ना? ऐसे चलता होगा, है ना? तो सारे का पता सा हो जाएगा काम। ठीक है, अब ऐसा है कि ठीक है, ये तो हो गया आपका सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। लेट्स गो फॉर अनदर वन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, मैंने कहा अच्छा ठीक है, शांति हो गई, बोले वाइब्रेट हो गया, हाँ हो गया, अब खत्म। बोले कितने वाइब्रेशन हुए थे? बोले कितने लूप्स जनरेट हुए थे यहाँ पे? 2, है ना? फ्रीक्वेंसी पहले से थोड़ी ज्यादा थी, मुझे और ज्यादा चाहिए, मैं चाहता हूं और ज्यादा फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर, तो मगर इससे अगला स्टेप बस थोड़ा और फ्रीक्वेंसी। तो तुम अगर थोड़ी और फ्रीक्वेंसी चाहते हो यहाँ पर तार को वाइब्रेट करने के लिए, तो तुमको यहाँ पर 3 लूप्स जनरेट करना पड़ेगा। तो अगर 3 लूप्स जनरेट करना है तो क्या आएंगे? 2 नोट्स। तो फिर भाई ऐसा,
इस तरह से, है ना, इस तरह से जनरेट होगा। तो यहाँ नोड 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 नोड, एंटी नोड एंटी नोड, ओ भैया एंटी नोड, है ना, लैम्बडा बाय टू लैम्बडा बाय टू लैम्बडा बाय टू। तो कुल मिला के जो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कम्स आउट टू बी 3 लैम्बडा बाय टू, 3 लैम्बडा बाय टू, है ना। अगेन क्योंकि आपको 10 सेंटीमीटर में अब कितनी 1.5 वेव है, तो वेवलेंथ बदल गई होगी इस वजह से। अगर ऐसी बात है तो लैम्बडा 2 की जो वैल्यू है वो क्या है, तो वो है तो ट्वाइस एल अपॉन 3 है ना, लैम्बडा 2 की वैल्यू ट्वाइस एल अपॉन 3। अब अगर मैं कहूंगा अच्छा अब जरा बताना तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, n2 v बाय लैम्बडा 2। बोले वी नहीं बदलेगा क्या, नहीं नहीं, वी तो दो चीजों पे डिपेंड करता है, सिर्फ टेंशन ऑफ द वायर जो कि लगातार सेम है, और म्यू लीनियर डेंसिटी ऑफ द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द वायर वो भी सेम है। अच्छा ठीक है, चलो आगे क्या, तो चलो आप डालो वैल्यू, लैम्बडा की वैल्यू 2 की वैल्यू डालो ट्वाइस एल अपॉन 3, तो यहाँ नीचे ट्वाइस एल अपॉन 3 डालूंगा तो वो हो जाएगा 3 अपॉन ट्वाइस एल अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, या जिसको मैं लिख सकता हूँ n2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ट्वाइस एल अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, है ना, या फिर उसे मैं कह सकता हूँ n2 इज नथिंग बट 3 मल्टीप्लाई बाय n। अच्छा बताओ ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कितना मल्टीपल है, थर्ड मल्टीपल है, एंड दैट्स व्हाई दिस कैन बी रिटन एज थर्ड हार्मोनिक। तो ये लिखा जाएगा थर्ड हार्मोनिक, है ना, ये लिखेंगे हम थर्ड। अच्छा कौन सा ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, तो ये हो गया सेकंड ओवरटोन। आया समझ में आपको, ओके। अब इन केस मैं रैंडमली तुमसे बोलता हूं पीएथ हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या आएगा, पीएथ हार्मोनिक का फॉर्मूला यहां पे क्या आएगा, अब बताओ कैसे लिखा जाएगा, पीएथ हार्मोनिक का फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, पीएथ हार्मोनिक, मैं बोल रहा हूं कि मुझे फ्रीक्वेंसी लिखना है पीएथ हार्मोनिक की, अब उसका फॉर्मूला कैसा आएगा, जैसे कि फर्स्ट हार्मोनिक का क्या था 1 अपॉन ट्वाइस एल अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, सेकंड हार्मोनिक का क्या था 2 मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस एल अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, थर्ड हार्मोनिक का क्या था 3 मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस एल 3 अपॉन ट्वाइस एल अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू। पीएथ हार्मोनिक का क्या रहेगा फिर, पी अपॉन ट्वाइस एल अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, यानी कि ये ऐसा हो जाएगा n p माइनस 1 p अपॉन ट्वाइस एल अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, है ना। अब देखो ना यहां पर क्या था, ये थर्ड हार्मोनिक था ना, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई हुआ, अगर फोर्थ हार्मोनिक होता तो 4 से मल्टीप्लाई होता, फिफ्थ हार्मोनिक होता तो 5 से मल्टीप्लाई होता। अब ये पीएथ हार्मोनिक था इसीलिए p से मल्टीप्लाई हुआ अपॉन ट्वाइस एल अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू। जब थर्ड हार्मोनिक था तो n के सफिक्स में क्या लगा था 2, जब सेकंड हार्मोनिक था तो n के सफिक्स में क्या लगा था 1, अगर फोर्थ हार्मोनिक होता तो n के सफिक्स में क्या लगता 3, तो इसीलिए जब पीएथ हार्मोनिक था तो n के सफिक्स में क्या लगा p माइनस 1, एक कम लगता है ना यहाँ पे, है ना। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, n p माइनस 1 इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है, ऐसा भी लिखा सकते हैं, pn करके कहा जा सकता है। अच्छा ठीक है, क्यूएथ ओवरटोन, क्यूएथ ओवरटोन इसको क्या लिखा जाएगा, क्यूएथ ओवरटोन, ये तो पीएथ हार्मोनिक था, बताओ क्यूएथ ओवरटोन को क्या लिखूंगा मैं, देखो लगाओ दिमाग, ये सेकंड ओवरटोन था, ये फर्स्ट ओवरटोन था, इससे पता चल जाएगा तुमको अंदाजा, करेक्ट जा रहे, हाँ फरहान बोलो जोर से, परफेक्ट, क्यू प्लस 1। तो देखो अब क्यूएथ ओवरटोन के लिए एन क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस 1 अपॉन ट्वाइस एल अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, ये फॉर्मूला रहेगा, या जिसको मैं कहूंगा क्यू प्लस 1 इंटू एन, ये रहेगा क्यूएथ ओवरटोन के लिए। हाँ यहां सफिक्स में क्यू ही रहेगा, क्योंकि जब सेकंड ओवरटोन था तो देखो n2 ही था, जब फर्स्ट ओवरटोन था तो n1 ही था, और ज्यादातर जो वैल्यूज रहती है इन द फॉर्म ऑफ ओवरटोन ही दी जाती है, आई बात समझे। अब देखो यहां पर इवन एज वेल एज ऑड हार्मोनिक्स दोनों के दोनों है ना, इवन हार्मोनिक भी है और ऑड हार्मोनिक्स भी है। आगे जाके आप देखेंगे वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ कुछ सिचुएशन में सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते हैं। एक सवाल ऐसा पूछा गया था कि प्रूव दैट फॉर अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग द फ्रीक्वेंसी कंसिस्ट ऑफ इवन एज वेल एज ऑड हार्मोनिक्स। अब बंदे ने बोल दिया सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, करना क्या था यही लिखना था बस,
और आखिरी में सेंटेंस लिखना था। हेंस वी कैन प्रूव दैट फॉर अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑड एज वेल एज इवन हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, है ना। तो ऐसा गड़बड़ मत करना, दिमाग से करना सॉल्व, है ना। जैसा क्वेश्चन तुम्हारे को नोट्स में दिया एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, वही क्वेश्चन रहेगा, उसको घुमा के भी पूछ सकता है। तो इसीलिए समझ के कंसेप्चुअली पढ़ो कोई भी चीज को। अगर उसने बोला प्रूव दैट कि ऑड एज वेल एज इवन हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, यही सवाल है, यही चीज है, पूरा एज इट इज वही लिखना है, बस आखिरी में लिखना है हेंस वी कैन सी दैट फ्रॉम द सॉल्यूशन वी कैन से दैट कि ऑड एज वेल एज इवन हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। आया समझ? आप रीड कर लो उसमें से। अब हमारा अगला जो रहेगा लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, जैसे कि हम जानते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है 1/2 √T/μ। जब भी कोई वायर वाइब्रेट करता है, जब किसी वायर को आप सेट करते हैं वाइब्रेशन में, है ना, या फिर स्टेशनरी वेव में, तो वहां सबसे मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/2L√T/μ। अब हमें फ्रीक्वेंसी का रिलेशन लेंथ के साथ, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन टेंशन के साथ, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन लीनियर मास डेंसिटी के साथ, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन रेडियस के साथ, बस इसी चीज को हम लोग कहते हैं लॉस ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। जैसे कि सबसे पहला लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ लेंथ। अब लॉ ऑफ लेंथ क्या कहता है कि देखो वायर का जो टेंशन है मैं इसे कांस्टेंट रखूंगा, साथ ही साथ उसका जो लीनियर मास डेंसिटी है वो भी कांस्टेंट ही रहेगा। और मैं ये देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो लेंथ को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर मैंने लेंथ को 2 गुना बढ़ा दिया, लेंथ को 2 टाइम्स कर डाला यानी डबल कर डाला, तो फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी, है ना। अगर वो मैं बोलूंगा कि लेंथ पहले 10 सेंटीमीटर थी और वो 440 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा था, अब मैंने क्या किया, उसकी लेंथ को क्या कर डबल कर डाला, 10 की जगह 20 कर डाला, अब वो 220 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा। तो अगर n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, तो मैं यहां लिख सकता हूं n इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अपॉन l, या n इंटू एल इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी n और l का कोई भी प्रोडक्ट लेंगे आप, है ना, तो भैया आपका जो वैल्यू आएगा लगातार क्या आएगा? कांस्टेंट ही आएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर n1 l1 इज इक्वल्स टू n2 l2, है ना। इस तरह से कि इस पर्टिकुलर लेंथ में, जो इस पर्टिकुलर लेंथ पर, जैसे L1 लेंथ पर जो फ्रीक्वेंसी आई थी वो कितनी थी? N1। L2 लेंथ पे जो फ्रीक्वेंसी आई थी वो कितनी थी? N2। और जब मैंने क्या किया, उसको दोनों को कैलकुलेट करके देखा तो उसकी वैल्यू कैसी आ रही है? सेम आ रही है ना, इस तरह लॉ ऑफ लेंथ। फिर अगला आया आपका लॉ ऑफ टेंशन, सेकंड लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ टेंशन। तो लॉ ऑफ टेंशन जब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो इस बार क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी का रिलेशन टेंशन के साथ देखना है, तो बाकी सारी चीजों को मैं क्या करूंगा? कांस्टेंट रखूंगा। हाउ इज गोइंग टू हैपन? तो चलो आप एल को आप कांस्टेंट रखेंगे, आप लेंथ को चेंज नहीं करेंगे, लीनियर मास डेंसिटी को भी आप चेंज नहीं करेंगे। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां देखता हूं कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मुझे यहां नजर आता है √T, है ना, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। यानी क्या हुआ कि अगर मैंने टेंशन को 4 गुना बढ़ा दिया, वायर का टेंशन अगर मैंने 4 गुना बढ़ा दिया, तो मैं ये नोटिस करता हूं कि उसकी फ्रीक्वेंसी 2 गुना बढ़ जाती है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। तो फ्रीक्वेंसी कितने गुना बढ़ जाएगी? 2। 2 गुना बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं देयरफॉर n इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय √T, n अपॉन √T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ओके, यानी कि n1 अपॉन √T1 इज इक्वल्स टू n2 अपॉन √T2। ये जो रिलेशन आ सकता है मेरा ऐसा, है ना, ये कैलकुलेशन में हमारे लिए हेल्प करे। अब आया लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, तीसरा
लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। क्या हो गया बेटा? एनी प्रॉब्लम? तो चुपचाप ध्यान दो इधर। लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। जब मैं लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी पढ़ रहा हूं तो मैं फ्रीक्वेंसी का और लीनियर डेंसिटी का मैं रिलेशन देखूंगा। तो जब इन दोनों का रिलेशन स्टडी कर रहा हूं तो इन दोनों को खामोश बिठा दूंगा, भाई तुम कांस्टेंट बैठे रहो, है ना। तो भैया ठीक है, इस बार आपका टेंशन वो कांस्टेंट रहेगा और साथ ही साथ आपका लेंथ जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो फिर फ्रीक्वेंसी कम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ म्यू। यानी अगर मैंने लीनियर मास डेंसिटी 4 गुना बढ़ाया, अगर मैंने ऐसा वायर लिया जिसका लीनियर मास डेंसिटी यानी 1 मीटर में जो वजन है, या मास वजन बोलना गलत हो जाएगा, मास जो है 4 टाइम्स हायर है, तो अगर मैंने 4 गुना बढ़ाया लीनियर मास डेंसिटी तो ये 2 गुना कम हो जाएगी, है कि नहीं। तो फिर मैं कहूँगा अच्छा सही बात है, फिर n is direct proportional to not proportional to equal to constant upon under root of mu। तो इसको इधर लेके जाओ, n under root of mu is equals to constant n1 under root of mu1 is equals to आप लिख सकते हैं अंडर रूट n2 अंडर रूट ऑफ mu2। ठीक है, ये 3 तो रिलेशन हो गए, मगर इसके अलावा एक और आता है, वो है लॉ ऑफ रेडियस। अब हमारे दिमाग में आएगा लॉ ऑफ रेडियस कहाँ से आया, यहाँ तो रेडियस दूर दूर तक के नहीं है, मगर बनाना पड़ेगा, ढूंढ के निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, है ना। देखो, सिंस हम लोग कहेंगे कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है वो क्या है, 1/2 अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, इजंट इट। अब मैं क्या करूंगा, 1/2 अंडर रूट ऑफ टी, म्यू को लिखूंगा मास पर यूनिट लेंथ, है कि नहीं। अब अगर मास पर यूनिट लेंथ है, साद खान चुपचाप इधर ध्यान दो वरना आप बाहर जाओगे, तो ये एल जाएगा ऊपर, ओके, इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर 1/2 अंडर रूट ऑफ टी इंटू एल, मास को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ अ वायर को मैं लिखा जा सकता हूं एरिया इंटू लेंथ, है ना। फिर ये एल और ये एल क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट ऑफ टी अपॉन रो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वायर ऐसा होता है ना सिलेंड्रिकल, उसका रेडियस आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर को निकाल लो बाहर, देखो एन इक्वल्स टू टी ट्वाइस एल आर अंडर रूट टी, तो नहीं सॉरी, 1/2 एल आर अंडर रूट ऑफ टी अपॉन रो पाई, है ना। तो अगर सपोज करो बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं तो n जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r आ रहा है, तो मैं यहां लिख सकता हूं देखो n1 r1 इज इक्वल्स टू n2 r2। आया समझ में? एंड दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। ठीक है, पढ़ लो अब आप उसमें से। चलो रीड करो। तो सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट, ये असल में वाइब्रेटिंग लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, तो उसके लॉस को वेरीफाई करने के लिए बनाया गया था। ये आप सामने से देख रहे हैं, 2 डायमेंशनल पिक्चर देख रहे हैं उसकी। थोड़ा सा आपको जो नोट्स में बना के दिया हुआ है 3 डायमेंशनली है, आई होप उतना आपके अंदर इंटेलेक्चुअल आप समझ सकते हैं उस चीज़ को। ये यहाँ पर सबसे पहले एक टेबल है जो फ्लोर पे रखा होगा, एक इसमें वुडन बॉक्स होता है, वुडन बॉक्स डब्बा जैसा आता है ना अपना, बिल्कुल वैसे ही होता है, और उसमें होल्स होते हैं। होल्स होने का मकसद ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हवा अपने अंदर कैद करके रख सके। कैद तो नहीं होगी, मतलब हवा वहाँ पर आ जाएगी, और अगर हवा रहेगी वहाँ पर तो जब मैं यहाँ पर एक ट्यूरिंग फॉर्क रहता है जिसको हम लोग यहाँ पर टच करते हैं वाइब्रेशन करते वक्त, तो वो अंदर की हवा वाइब्रेट करेगी। उससे क्या होगा कि अगर ये हवा भी वाइब्रेट कर रही है और ये भी वाइब्रेट कर रहा है तो उससे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, है ना, और साथ ही साथ जो साउंड है वो आपको क्लियरली सुनाई देगी। वाइब्रेटिंग रेजोनेंस साउंड बोला जाता है, वो रेजोनेंस याद है ना आपको, तो रेजोनेंस का जो साउंड है वो आपको क्लियरली सुनाई देता है, दैट्स वाई उसका ऊपर इतना ही है। अब यहाँ पर फिर 2 मूविंग एजेस होते हैं,
आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर शेप के या वेज शेप के होते हैं। वेज मतलब झोपड़ी जैसा शेप, है ना, ऐसा होता है ट्रायंगुलर शेप के, ये पिरामिड जैसा। और इसको अब आगे पीछे सरका सकते हैं। अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो यहाँ एक स्केल लगी हुई है, स्केल लगी हुई जो एग्जैक्ट बताती है कि वो कहाँ मूव हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पर ये जो लेंथ होता है इसी को वाइब्रेटिंग लेंथ कहा जाता है। बाकी की लंबाई जो है रस्सी की वो वाइब्रेशन के लिए नहीं होती, उसका वाइब्रेशन नहीं होता। अगर होता भी है तो उस पर फोकस नहीं करना है हमको, हमको सिर्फ इसी पे ध्यान देना है हमको, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक जॉकी को बिठा देते हैं, यानी जो कि जो घुड़सवार को बोला जाता है, घोड़े पे जो सवार होता है उसको जॉकी कहा जाता है। इन द सेम सेंस यहाँ एक जॉकी है जो कि एक पेपर राइडर बोलते हैं इसको, या फिर कागज को आप थोड़ा सा ऐसा पतले कागज को आप मोड़कर बस इस पे लगा देते हैं। वो इसका मकसद ये होता है कि इससे हमको ये पता चल जाएगा कि ये आपका तार मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है, क्योंकि जब ये तार मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा तो पेपर राइडर यानी कि जॉकी क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो सबसे पहला है मेरा कौन सा, मुझे सॉरी कौन सा ऑफ लॉ मुझे वेरीफाई करना है सबसे पहले, आई थिंक लॉ ऑफ लेंथ, है ना। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी सी। हाँ, वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ लेंथ, है ना। तो सबसे पहला वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ लेंथ, ठीक है। तो वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ लेंथ, मान लो मेरे पास बहुत सारे ट्यूनिंग फॉर्क है, उसमें से एक ट्यूनिंग फॉर्क उठाया मैं। ट्यूनिंग फॉर्क अगर आप देखेंगे तो देखने में ऐसा रहता है, इस तरह से होता है ट्यूनिंग फॉर्क, है ना। तो जब आप इसके जो साइड प्रॉन्ग्स हैं इसको किसी चीज से हिट करते हैं ये वाइब्रेट करता है, और जब ये वाइब्रेट करता है तो उसके जो नीचे वाला बेस है उसके अंदर जो हवा होती है, जो भी चीज है, ये भी वाइब्रेट करता है। मतलब इस तरह से ये वाइब्रेट करेगा। अब मैंने क्या किया कि मान लो एक ट्यूनिंग फॉर्क को हिट किया, और ट्यूनिंग फॉर्क को हिट करके मैंने इस साइड के बेस के साथ अटैच किया। तो जब मैं इसके बेस के साथ अटैच करूंगा तो ये तार भी वाइब्रेट करेगा, है ना। मैं धीरे 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 ये जो एजेस है इसको मूव करता हूँ, आगे पीछे सरकाता हूँ। मैं देखूंगा जब मैं आगे पीछे सरका रहा हूँ, तो जब मैं मान लो फॉर एग्जांपल आगे सरका रहा हूँ तो मैं धीरे 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 उसका वाइब्रेशन बढ़ रहा है, तार का वाइब्रेशन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। थोड़ा और आगे सरका है तो कम हो जाएगा, फिर और, हाँ हाँ बराबर यही लेंथ पे सबसे ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है, इतना वाइब्रेट कर रहा है कि जो पेपर राइडर नीचे गिर गया। तो बोले ऐसा क्यों, कि भाई हम जब आगे जा रहे थे तो कम हो रहा था, पीछे भी जा रहे कम हो रहा था, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे ही ये सबसे ज्यादा वाइब्रेट कर रहा था। उस वक्त ये हुआ था कि ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी और आपके वाइब्रेट होने की फ्रीक्वेंसी सेम हो चुकी थी। याद करो ऑसिलेशन चैप्टर में आखिरी टॉपिक पढ़े थे तुमने, रेजोनेंस, है ना। जो कि चीज अगर अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती है और ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो जाए तो वो सामने वाली चीज बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करती है। इन द सेम सेंस यहाँ पर तार वाइब्रेट कर रहा था अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, फिर आपने वाइब्रेटिंग लेंथ को थोड़ा एडजस्ट किए। वाइब्रेट देखो n इक्वल्स टू 1/2 L अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू, है ना। L आपका चेंज होगा तो n भी चेंज हो जाएगा, तो उससे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी। और एक ऐसी सिचुएशन आई कि आपका जो ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी है और वायर का जो फ्रीक्वेंसी है ये दोनों क्या हो गया, मैच हो गया। और ये दोनों मैच होने की वजह से ये सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लगा। और मैंने ये कहा कि अच्छा अब ये पेपर राइडर नीचे भी गिर गया तो वायर की फ्रीक्वेंसी और आपके ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, सेम हो गई, ठीक है। मैं वो नोट करके रखूंगा व्हाट वाज द ट्यूनिंग फॉर्क फ्रीक्वेंसी, तो बोले n1। जो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी थी वही क्या माने जाएगी, वायर की फ्रीक्वेंसी। अच्छा ये वाइब्रेटिंग लेंथ कितना आया था, तो बोले L1। अच्छा इसकी वैल्यू क्या आई, तो मान लो x, n1 L1 अपन ने मल्टीप्लाई करके देखे x, ठीक है। अब मैंने दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क उठा के देखा, है ना, फिर से दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क है, और अब मैं क्या करूंगा, वापस से ट्यूनिंग फॉर्क को हिट करता हूं। याद रखना ये दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क है, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, तो ये वाइब्रेट करता और इसके साथ यहां पर मैं अटैच करता हूं तो ये इस तरह से वाइब्रेट करेगा, जिसकी वजह से अंदर की हवा भी वाइब्रेट करेगी और हवा के वाइब्रेशन की वजह से ये तार भी वाइब्रेट करेगा। फिर मैं वापस से वाइब्रेटिंग लेंथ को एडजस्ट करूंगा, कैसे, ये दोनों में से किसी एक को आगे पीछे सरका के। तो जब मैं आगे पीछे सरका के वाइब्रेटिंग लेंथ को एडजस्ट करूंगा तो कोई ना कोई एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर वायर बहुत ज्यादा वाइब्रेट करेगा। उस जगह पे जहां पर वो वायर सबसे ज्यादा वाइब्रेट करेगा ये माना जाएगा
कि वायर की फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम हो। वंस अगेन, हाँ ये तो मैं बोलूंगा अच्छा ये नया वाला ट्यूनिंग फॉर्क, पुराना वाला ट्यूनिंग फॉर्क, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, मान लो 200 हर्ट्ज, अब जो है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 300 हर्ट्ज, तो वायर की फ्रीक्वेंसी भी क्या हुई अब 300, ऐसा ठीक है। और जब हम लोग पता कैसे चलता है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है, ये पेपर राइडर नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो मैं कहूंगा अच्छा ठीक है। अब देखो जो दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क इस्तेमाल किए थे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी N2, और दूसरी वाली वाइब्रेटिंग लेंथ क्या थी L2, है ना। अच्छा अभी मल्टीप्लाई करके देखो आंसर क्या आ रहा है, आप चौंक जाएंगे, फिर से आंसर क्या आया x। मैं अगर तीसरी बार भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूंगा, तीसरा ट्यूनिंग फॉर्क लूंगा, तीसरा वाइब्रेटिंग लेंथ लूंगा, तो उसका आंसर क्या होने वाला है, x ही होने वाला है। यानी हर बार तुम क्या देख रहे हो, n और l का मल्टीप्लिकेशन तुम्हारा सेम आ रहा है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि देखो n1 L1 इज इक्वल टू n2 L2, या n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l। आई बात समझ में। तो दिस वाज वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ लेंथ, ठीक है। अब अगला क्या है सीन, लॉ ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ टेंशन। चलिए हम अगले इस पे जाते हैं फिर, वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ टेंशन। लेट्स गो फॉर इट। सेकंड, वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ टेंशन, वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ टेंशन। अच्छा ठीक है, अब देखो टेंशन से लेकर मतलब ये वेट से रिलेटेड अटैच रहेगा, जितना वजन तुम डालोगे उसमें ज्यादा, उतना वायर में क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, है कि नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले फॉर एग्जाम्पल, अब मैं वाइब्रेटिंग लेंथ को चेंज नहीं करूंगा। पिछली बार मैं वायर के वजन को चेंज नहीं कर रहा था, सिर्फ वाइब्रेटिंग लेंथ को चेंज कर रहा था पिछली बार। इस बार अब ये जो लेंथ आपने एडजस्ट कर दिए उसके साथ कोई छिड़खानी नहीं, आप उसको जैसे के वैसे रखोगे। अब मैंने क्या देखा कि चलो ठीक है, मैं एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया, उसको हिट करूंगा और यहाँ पर अटैच करूंगा, और फिर मैं देखता हूँ कि वजन को मैं थोड़ा सा कम ज़्यादा करते रहूँगा। पहले एकदम कम वजन रखूंगा, धीरे 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 वजन बढ़ाऊंगा, तो मैं देखूँ वायर वाइब्रेट हो रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। और अगर मैंने और वजन डाला तो अरे ये तो वाइब्रेशन कम हो जा रहा, पुराने वाले वेट पर आओ, है ना। तो मैंने देखा पुराना वाला वेट कितना है, तो बोले M1G करके है। तो बोले उसमें कितना टेंशन जनरेट हुआ, तो बोले मान लो T1 टेंशन है, तो M1G करके उसका वेट की वजह से टेंशन कितना आया, T1 आया, है ना। तो अब मैंने क्या कहा कि मुझे तो वेरिफिकेशन करना है ना, कि मुझे ये वेरीफाई करना है कि भैया एन अपॉन अंडर रूट ऑफ टी इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी कि नहीं आएगी, हमको चेक करने का है। तो मैंने क्या किया, अच्छा वो जो पहला वाला जो ट्यूनिंग फॉर्क इस्तेमाल किए थे उसका फ्रीक्वेंसी क्या था, यहाँ पे बोलेंगे N1। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा तुमने जो वेट अटैच किए थे उसकी वैल्यू क्या थी, तो बोले M1G, तो उसको T1 करके बोलेंगे फिलहाल, ठीक है। अंडर रूट ऑफ T1 जरा कैलकुलेट करके देखो तो आंसर क्या आ रहा, अभी तो फिलहाल x आ रहा, अभी तो फिलहाल क्या आ रहा, x आ रहा। अच्छा ठीक है, ओके चलो ठीक है, उसकी वैल्यू x आ गई। अब दूसरा वाला देखते हैं। अब मैंने दूसरा वाला ट्यूनिंग फॉर्क लाया, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है ना, N2 करके फ्रीक्वेंसी, वापस इसके साथ अटैच किया, और मैंने देखा अरे यार ये वायर तो वाइब्रेट कर रहा है मगर इतना तेजी से वाइब्रेट नहीं कर रहा। तो मैं वजन को बदल बदल के देखता हूँ, छोटा छोटा वजन रहता है उसको बदल बदल के देखता हूँ, थोड़ा और डाल के देखो, थोड़ा और डाल के देखो, बढ़ रहा क्या, हाँ बोले बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा तो कम करके देखो, फिर अगर कम हो रहा तो मतलब वजन कम करके देखो। अच्छा ठीक है, जो भी है मैं शॉर्ट में बोलूंगा, वजन को मैंने चेंज करके देखा। तो मैं जब वजन को यहाँ चेंज करके देख रहा हूँ, देखो याद रखना मैंने वाइब्रेटिंग लेंथ को धक्का नहीं लगाया, वाइब्रेटिंग लेंथ में कोई भी बदलाव नहीं है। आप किस में बदलाव ला रहे हैं, वजन में, उससे किससे क्या चीज बदल रही है, टेंशन, और उसके वजह से फ्रीक्वेंसी बदल रही है। तो मैंने अच्छा अच्छा हाँ अब देखा कैलकुलेट करे, हाँ हाँ, अरे देखो ये वजन पे, यानी कि अब दूसरा टेंशन कितना है M2G, बोले अब जो इतना वजन है इस पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा वाइब्रेट करे, पेपर राइडर नीचे गिर गया। अच्छा अच्छा ठीक है, अब एक काम करो, जो दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क इस्तेमाल करे थे उसका फ्रीक्वेंसी क्या था, N2। अच्छा जो तुमने टेंशन अप्लाई किए थे वो कितना था, या वजन कितना था, T2। जरा कैलकुलेट करके देखो तो आंसर क्या आता है। अरे भाई कमाल हो गया, आंसर फिर से क्या हो गया, एक्स ही आया। इसका मतलब जो बोला गया था वाइब्रेशन ऑफ लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग लेंथ में बिल्कुल सही बोला गया था। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर N1 है ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T1, N1 अपॉन अंडर रूट ऑफ T1 इज इक्वल टू N2 अपॉन अंडर रूट, प्रॉपर तरीके से लिख देता हूँ, N1 अपॉन अंडर रूट ऑफ T1 इज इक्वल टू N2 अपॉन अंडर रूट ऑफ T2, N1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T1। आई बात समझ, ठीक है। अब तीसरा, लॉ ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ लीनियर
लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। देखो अब ये क्या होगा, यहाँ पर मैंने एक वायर अटैच कर दिया, मैंने एक वायर अटैच कर दिया, पहला वाला वायर लगाया और उसका लीनियर डेंसिटी है μ1। उसका लीनियर डेंसिटी कितना है, μ1। मैं लेंथ जो ये नाइफ एजेस है, ये जो है आपके एजेस है, इसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे तुम, मतलब एल को नहीं बदलोगे, अब ना ही तुम वजन को बदलोगे, है कि नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, बहुत सारे हजारों से ट्यूनिंग फॉर्क मेरे पास मौजूद है, मान लो सबसे लो फ्रीक्वेंसी वाला ट्यूनिंग फॉर्क लिया, उसको हिट किया, यहाँ अटैच करके देखा और मैंने देखा कि ये वाइब्रेट कर रहा है। मुझे यार मजा नहीं आया, ये वायर बहुत ज्यादा वाइब्रेट नहीं कर रहा। अच्छा, इससे थोड़ी ज्यादा वाली ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी वाला ट्यूनिंग फॉर्क लाया, इसको वापस से हिट करो, यहाँ अटैच करो, हाँ थोड़ा सा वाइब्रेशन बढ़ा है। अच्छा तीसरा वाला देखो तो अटैच करके, हाँ यार वाइब्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, वेपर राइडर भी नीचे गिर गया। बोले चौथा वाला अटैच करके देखो, अरे वाइब्रेशन तो स्लो हो गया। तो बोले सबसे सही वाला कौन सा था, वो तीसरे वाला। हाँ तो तीसरे वाले की जो फ्रीक्वेंसी थी और वायर की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, मैच हो गई। चलो तीसरे वाले ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी को मैं नाम देता हूं N1। क्या नाम दूंगा, N1। और मैं ये देखूंगा उस वक्त जो मैंने वायर इस्तेमाल किया था, ये जो मैंने वायर इस्तेमाल किया अभी एक्सपेरिमेंट में, उसकी लीनियर मास डेंसिटी क्या है, μ1। जैसे कि मैं जानता हूं कि हम लोग ये वेरीफाई कर रहे हैं क्योंकि n इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू होता है, तो मुझे n1 n अंडर रूट ऑफ म्यू ये कांस्टेंट आता है कि नहीं आता है, मुझे ये वेरीफाई करने का है। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा जो पहले वाला ट्यूनिंग फॉर्क था उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, N1, सॉरी तीसरे नंबर वाला ट्यूनिंग फॉर्क था उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, N1। अच्छा जो वायर इस्तेमाल किए थे उसका लीनियर मास डेंसिटी क्या थी, अंडर रूट ऑफ μ1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा तो आंसर कितना आया, x। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा, आंसर कितना आया, x। अच्छा ठीक है, अब ये पूरा वायर मैं खोल दूंगा, अब दूसरा वायर लेके आऊंगा, ये दूसरा वाला वायर मैंने यहाँ अटैच किया और दूसरे वाले वायर का जो लीनियर मास डेंसिटी, जो पहले वाले वायर का लीनियर मास डेंसिटी mu1 था, अब दूसरे वायर का लीनियर मास डेंसिटी क्या होगा, mu2। आई बस में अब फिर से वही एक्सपेरिमेंट में दोहराऊंगा जैसा हुआ था। पहले सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला ट्यूनिंग फॉर्क लो, हिट करो, लगा के देखो नहीं आया, दूसरा लगा के देखो नहीं आया, तीसरा लगा के देखो नहीं, ज्यादा तेजी से वाइब्रेट, चौथा लगा हाँ थोड़ा सा वाइब्रेशन बढ़ गया, पांचवा लगा के देखो अरे वाइब्रेशन बहुत जबरदस्त बढ़ गया, पेपर राडा नीचे गिर गया, छठा लगा के देखो अरे थोड़ा सा वाइब्रेशन कम हो गया, है ना, मतलब पांचवा वाला मैच हो गया। यानी पांचवे वाले ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी और वायर की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, सेम हो गई, और ये रेजोनेंस में हो गया, अब ये दोनों वायर वाइब्रेट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो वो जो पांचवा वाला ट्यूनिंग फॉर्क था उसकी फ्रीक्वेंसी को मैं N2 दूंगा, और जो दूसरा वाला जो तुमने करे थे उसका μ2। अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके देखता हूं आंसर क्या आया, x। अरे भाई कमाल हो गया, यानी कि N1 अंडर रूट ऑफ μ1 बराबर N2 अंडर रूट ऑफ μ2 हो रहा है, यानी कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ। ये बिल्कुल सही कहा गया है। और यहाँ पर लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग क्या हो गए, सारे के सारे वेरीफाई। रेडियस वाला नहीं होता, कर भी सकते, ऐसा नहीं है, फिर स्क्रू गेज से करना पड़ेगा आपको रेडियस निकाल के, बट यहाँ सारे लॉज वेरीफाई हो चुके हैं। आई बस में रीड करो।